हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम मिनिमम अल्टरनेट टैक्स यानी मैट के प्रोविज़न्स को डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, मैट के प्रोविज़न्स ओनली कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो अदर देन कंपनीज़ जितने भी एसएससीज हैं, जैसे इंडिविजुअल, एचयूएफ, पार्टनरशिप फर्म, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, जितने भी अदर देन कंपनीज़ हैं, उनके ऊपर मैट एप्लीकेबल नहीं है। उनके ऊपर एएमटी एप्लीकेबल है, यानी अल्टरनेट मिनिमम टैक्स, जो कि हमने इस वीडियो में कवर नहीं किया गया है। हमने एएमटी को सेपरेट वीडियो में कवर किया है। तो इस वीडियो में हम मैट के प्रोविजंस ही डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कंपनीज़ के ऊपर एप्लीकेबल हैं। तो फ्रेंड्स, मैट को फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया गया था 1987 फाइनेंस एक्ट में। उसके बाद इसको विड्रॉन भी किया गया और अगेन री इंट्रोड्यूस भी किया गया फाइनेंस एक्ट 1996 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1/4/1997। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मैट के प्रोविजंस को लाया क्यों गया। तो फ्रेंड्स, कुछ कंपनीज़ इनकम टैक्स के प्रोविज़न्स को यूज़ करके, इनकम टैक्स के एग्जम्पशंस प्रोविज़न्स को या इंसेंटिव या कंसेशन वाले प्रोविज़न्स को यूज़ करके अपनी टैक्स लायबिलिटी को बिल्कुल ज़ीरो पर लेके आ रही थी, या उनको बहुत ही कम टैक्स पड़ रहा था। तो कुछ कंपनीज तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज, अनड्यू एडवांटेज भी ले रही थी इन प्रोविज़न्स का। तो इसको दूर करने के लिए गवर्नमेंट ने मैट के प्रोविज़न्स को इंट्रोड्यूस किया। तो गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर ऐसी कंपनीज़ को कोई टैक्स नहीं पड़ रहा है या जीरो टैक्स आ रहा है उनका, इवन इनकम टैक्स लॉ को यूज़ करके भी अगर आ रहा है, तो एक मिनिमम टैक्स तो तब भी उनको पे करना ही पड़ेगा। तो मैट के प्रोविजंस सेक्शन 115J के द्वारा गवर्न किए जाते हैं। तो ऑब्वियसली मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल तभी होंगे जब टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजंस आफ्टर टेकिंग ऑल एग्जम्पशंस कम आ रहा है मैट के प्रोविजंस के हिसाब से जो टैक्स है उससे। तो ऑब्वियसली तभी मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल होंगे। और ये मैट के प्रोविजंस के हिसाब से क्या टैक्स निकल के आता है, ये कितना टैक्स है, वो ये है कि मैट के अंदर 15% के रेट से बुक प्रॉफिट्स के ऊपर 15% के रेट से टैक्स बनता है। तो अगर नॉर्मल टैक्स अंडर नॉर्मल प्रोविजंस इससे कम है, तो फिर 15% ऑफ बुक प्रॉफिट्स का जो टैक्स जो मैट के हिसाब से है वो तो देना ही पड़ेगा। ये रेट पहले 18.5% था प्रायर टू असेसमेंट ईयर 2021, और अब 15% है प्लस सरचार्ज सेस, तो एज एप्लीकेबल लगेगा ही। तो इसके लिए हमें ये भी समझना पड़ेगा कि बुक प्रॉफिट्स फिर क्या है, वो भी हम आने वाली स्लाइड्स में वो भी समझेंगे। और इसका एक एक्सेप्शन भी है, ये रेट 9% है इन केस ऑफ ए कंपनी बीइंग ए यूनिट ऑफ एन इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एंड डिराइविंग इट्स इनकम सोलली इन कन्वर्टिबल फॉरेन एक्सचेंज। तो फ्रेंड्स, नाउ व्हाट इज़ बुक प्रॉफिट? तो बुक प्रॉफिट मीन्स द नेट प्रॉफिट एज शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एज इंक्रीज एंड डिक्रीज बाय फॉलोइंग आइटम्स। तो जो भी नेट प्रॉफिट इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो दिखाया गया है, उसमें कुछ अमाउंट हम ऐड करेंगे, कुछ लेस करेंगे, फिर जो आएगा उसके ऊपर 15% का टैक्स लगाएंगे, वो मैट का टैक्स आएगा। क्योंकि अगर हम सेम ही रख लेंगे नेट प्रॉफिट के जो P&L के नेट प्रॉफिट को, तो फिर तो कोई सेम ही आ जाएगा, फिर तो टैक्स जो नॉर्मल प्रोविजंस में निकल के आता है लगभग वही आ जाएगा। तो इसलिए इसको हम अलग मेथड के हिसाब से निकालते हैं। तो वो एडिशंस क्या क्या होती हैं, जो भी जैसे नेट प्रॉफिट की फिगर है उसमें हम ऐड करेंगे कोई भी इनकम टैक्स अगर पे किया है या पेबल वो P&L में अगर डेबिट किया हुआ है, तो इनकम टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलेगी, वो ऐड बैक हो जाएगा। और कोई किसी भी रिज़र्व में कोई अमाउंट अगर डेबिट किया हुआ है P&L में, वो भी वापस ऐड बैक हो जाएगा। कोई डिविडेंड पेड प्रपोज डेबिट किए हुए हैं P&L में, वो भी ऐड हो जाएंगे। या किसी भी तरह का कोई प्रोविज़न है फॉर लॉस ऑफ सब्सिडरी कंपनीज़ के हिसाब से अगर कोई प्रोविज़न किया है, वो भी ऐड बैक हो जाएगा। डेप्रिसिएशन इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। जैसे कभी कभी कंपनीज अपनी एसेट्स को रीवैल्यू कर देती हैं, उनकी वैल्यू बढ़ा देती हैं, तो उसके ऊपर एडिशनल डेप्रिसिएशन, क्योंकि अगर वैल्यू बढ़ेगी तो डेप्रिसिएशन भी ज़्यादा आएगा, तो वो वाला भी डेप्रिसिएशन प्लस नॉर्मल डेप्रिसिएशन दोनों पहले ऐड होगा। उसके बाद फिर अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स प्रोविज़न वो भी ऐड बैक होंगे। प्रोविजंस ऑफ अनसर्टेन लाइबिलिटीज़, अगर कोई प्रोविज़न डेबिट किए हुए हैं P&L में, वो भी वापस ऐड बैक होगा। इसके अलावा अमाउंट ऑफ एक्सपेंस रिलेटिंग टू एग्जाम्प्ट इनकम अंडर सेक्शन 10, 11, 12 एक्सेप्ट सेक्शन 10A एंड 1038 वो भी ऐड होंगे। तो इसका ये मतलब हुआ कि इनकम अंडर सेक्शन 10AA एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1038 आर सब्जेक्ट टू मैट प्रोविजंस मेड फॉर डिमिन्यूशन इन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट। तो
कोई भी इनकम जो सेक्शन 10A में फॉल हो रही है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन एग्जाम्प्ट अंडर सेक्शन 1038 है, वो मैट के प्रोविजंस में आते हैं, क्योंकि 10A की डिडक्शन की वजह से ही तो प्रॉफिट 100% कम हो जाते हैं, तो प्रॉफिट बिल्कुल नील हो जाते हैं 10A की डिडक्शन से ही। तो प्रोविज़न फॉर डिमिन्यूशन द वैल्यू ऑफ एनी एसेट्स अगर कोई किया है वो भी एड बैक होगा। और इसके बाद फिर डिडक्शंस क्या होंगी, लेस क्या होगा, जो भी कोई अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम एनी रिजर्व और प्रोविजंस है वो अगर हमने क्रेडिट किया हुआ है P&L में, तो रिज़र्व ये क्रिएट नहीं किया, ये रिजर्व्स में से अब विड्रॉ किया है, उसका मतलब उल्टा किया है हमने, तो ये क्रेडिट में अगर कोई P&L में फिगर लिखी हुई है तो वो हम डिडक्ट करेंगे। ऐसे ही अमाउंट ऑफ इनकम टू विच एनी ऑफ द प्रोविजन सेक्शन 10, 11 एंड 12 अप्लाइज होती है, वो भी हम लेस कर देंगे। हालांकि 10A की इनकम को नहीं करेंगे क्योंकि वो तो इन प्रोविजंस में आती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो इनकम 11 सेक्शन 11, 12 और 10 में जो एग्जाम्प्ट है, वो इनकम भी हम अगर लेस कर रहे हैं तो वहाँ से इसी से रिलेटेड एक्सपेंसेस को भी हम वापस डेबिट भी कर रहे हैं पिछली स्लाइड में, जैसा कि आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। इसके अलावा अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम रीवैल्यूएशन रिजर्व एंड क्रेडिटेड टू, अगर क्रेडिट किया है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हमने ये वाला विड्रॉ करके जो रीवैल्यूएशन रिजर्व में से, तो भी वो हम लेस करेंगे। ऐसे ही अमाउंट ऑफ ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन विच एवर इज लेस एज पर the books of account, however the loss shall not include the depreciation. If loss brought forward or unabsorbed depreciation is nil, then nothing shall be deducted. तो हमें ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और अनएब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन में विच एवर इज लेस हम वो डिडक्ट कर सकते हैं, विच एवर इज लेस, तो ये इसमें अलाउड है, तो इससे प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो अमाउंट ऑफ डेफर्ड टैक्स इफ एनी सच अमाउंट इज क्रेडिटेड, तो वो भी हम लेस करेंगे। और अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन रिजर्व, वो भी हम लेस करेंगे। यहाँ पर एक्सक्लूडिंग वर्ड है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक्सक्लूडिंग द डेप्रिसिएशन ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो कुल मिला के डेप्रिसिएशन अलाउड हो जाता है, क्योंकि पिछली स्लाइड में हम देखेंगे डेप्रिसिएशन को हमने पहले डेबिट की, एड बैक वापस किया, पहले तो एड बैक कर रहे हैं हम डेप्रिसिएशन, इंक्लूडिंग रिवैल्यूएशन एसेट्स का भी, उसको भी हम अलाउ नहीं कर रहे कि रिवैल्यूएशन वाले पर भी अगर कोई क्लेम किया वो भी, और जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन वो भी एड बैक करो वापस एडिशंस। लेकिन जब जिस समय हम लेस कर रहे हैं, तो हम अब सबसे नीचे देखेंगे कि ये जब हम लेस कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, तो उसमें हम रिवैल्यूएशन वाले का नहीं कर रहे हैं। तो रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के ऊपर जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ है कंपनी ने, उसको हम अल्टीमेटली अलाउ नहीं कर रहे हैं, बाकी नॉर्मल को हम अलाउ कर रहे हैं। ओनली रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स वाले को ही तो लेस नहीं कर रहे हैं हम। तो फ्रेंड्स, हम इन थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से शायद बुक प्रॉफिट्स को अगर उतना नहीं भी समझ पाते हैं, तो हम एक एग्जांपल के रूप में भी कोशिश करते हैं कुछ समझने की। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए कि टोटल इनकम एक कंपनी की 10 लाख है, जो कि आफ्टर टेकिंग बेनिफिट ऑफ एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन ऑफ ₹12 लाख है ऑन अकाउंट ऑफ हायर रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड नॉर्मल टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द कंपनी इज़ 30%। हम ये एज्यूम कर लेते हैं। तो इस केस में टैक्स सबसे पहले तो नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से तो टैक्स नॉर्मल निकल ही जाएगा। 10 लाख पर 30% का मान लीजिए रेट है कंपनी का, प्लस 4% का एजुकेशन सेस सरचार्ज तो एप्लीकेबल होगा नहीं 1 करोड़ से नीचे, तो 3,12,000 का नॉर्मल टैक्स आ गया। अब हम मैट के हिसाब से लायबिलिटी निकालते हैं। तो मैट में जैसा कि एड बैक और लेस के प्रोविजंस होते हैं, तो हम यहाँ पर 10 लाख में वो 12 लाख का जो एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन का ऑन अकाउंट ऑफ रीवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स का जो डेप्रिसिएशन क्लेम किया हुआ था कंपनी ने, क्योंकि वो नहीं मिलेगा, वो एड बैक हो जाएगा 10 लाख में, तो 22 लाख के बुक प्रॉफिट्स आ जाएंगे। तो 22 लाख के जो बुक प्रॉफिट्स हैं उस पर 15% का रेट एप्लीकेबल करते हैं। तो मैट में टैक्स आ रहा है 3,43,200, क्योंकि कोई भी डेप्रिसिएशन ओनली ऑन अकाउंट ऑफ हायर रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स है अगर, तो वो अलाउड नहीं होगा। जैसा कि पिछली स्लाइड में भी आप सबसे नीचे बॉटम में देख सकते हैं कि अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन को हम लेस कर रहे हैं, जो हम नेट प्रॉफिट में से, वो सिर्फ उतना लेस कर रहे हैं जितना कि नॉर्मल डेप्रिसिएशन है। डेप्रिसिएशन और रिवैल्यूएशन एसेट्स को हम कम कर ही नहीं रहे हैं प्रॉफिट में से, क्योंकि वो हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमारा मैट के प्रोविजंस के हिसाब से टैक्स थोड़ा ज़्यादा आ रहा है और नॉर्मल प्रोविज़न
के हिसाब से जो इनकम टैक्स कम आ रहा है, तो इसका मतलब तो मैट एप्लीकेबल हो गया और मैट के हिसाब से अब टैक्स देना ही पड़ेगा ज़्यादा वाला। तो जब ज़्यादा वाला टैक्स दिया जाएगा तो जो भी नॉर्मल प्रोविजंस के हिसाब से जो टैक्स बन रहा था उससे जितना भी ऊपर दिया गया है डिफरेंस, तो उसका क्रेडिट ज़रूर मिल जाएगा फॉर सेटिंग ऑफ इन फ्यूचर। मतलब 31,200 का टैक्स ज़्यादा दे दिया जो कि नॉर्मल टैक्स के प्रोविजंस से इतना ज़्यादा है ये। और उसका सेट ऑफ कैसे मिलेगा, तो जिस भी साल में नॉर्मल टैक्स जब ज़्यादा आएगा मैट से, क्योंकि इस एग्जांपल में मैट का टैक्स ज़्यादा है, लेकिन फ्यूचर में अगर कभी भी मैट का टैक्स कम हो और नॉर्मल वाला ज़्यादा हो तो देना तो नॉर्मल वाला ही पड़ेगा, फिर ज़्यादा वाला विचएवर हाइयर ही देना तो वही पड़ेगा, लेकिन उसमें से ये 31,200 लेस हो जाएगा, तो जो रिजल्टिंग फिगर आएगी उतना ही देना पड़ेगा उस समय। तो ऐसे ये सेट ऑफ हो सकता है, लेकिन सेट ऑफ भी उतने तक ही होगा जितना कि मैट से नीचे ना चला जाए टैक्स, क्योंकि मैट तो हर हालत में मैट के जितना टैक्स मैट में बन रहा है उतना तो देना ही पड़ेगा। तो ऐसे इसका सेट ऑफ भी नेक्स्ट 15 ईयर तक वो मिल जाता है, टैक्स क्रेडिट का भी। तो फ्रेंड्स लास्टली हम ये भी देख लेते हैं कि किस किस केस में मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है कंपनीज़ पे, कहाँ कहाँ पर कंपनीज़ को ये मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल ही नहीं है। तो कुछ केसेस हैं ऐसे, जैसे डोमेस्टिक कंपनीज हैं जिन्होंने कि ऑप्ट किया हुआ है टैक्स रिजीम में अंडर सेक्शन 115BAA में या 115BAB में। ये वो सेक्शंस हैं जिसमें कंपनीज ऑप्ट कर लेती हैं कि हम इस सेक्शन को ऑप्ट कर रहे हैं और रिड्यूस्ड रेट ऑफ टैक्स भी लगता है उनको। लेकिन इन सेक्शंस में उनको एक नुकसान भी होता है कि उनको काफ़ी डिडक्शंस वगैरह नहीं मिलती हैं, उनको सेट ऑफ ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस या अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशंस वगैरह जो होते हैं वो उसके बेनिफिट्स भी नहीं मिलते हैं, बहुत सी चैप्टर 6 की डिडक्शंस भी नहीं मिलती हैं। तो इन सेक्शंस को ऑप्ट करके कंपनीज़ को रेट ऑफ टैक्स तो कम देना पड़ता है, लेकिन काफ़ी डिडक्शंस और ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को सेट ऑफ नहीं कर सकती हैं, तो वो सब उनको फोरगो करना पड़ता है। हालांकि उनको एक बेनिफिट और भी हो जाता है कि मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होते हैं उन पे फिर। हालांकि हम इन सेक्शंस को इस वीडियो में ज़्यादा और डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे। इसके बाद एनी इनकम एक्रूइंग अराइजिंग टू ए कंपनी फ्रॉम द लाइफ इंश्योरेंस बिजनेस रेफर टू इन सेक्शन 115B, इनको भी मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं हैं इन इंश्योरेंस कंपनी को। इसके अलावा शिपिंग कंपनी है द इनकम ऑफ विच इज सब्जेक्ट टू टनेज टैक्सेशन। तो ऐसी शिपिंग कंपनीज जिनके पास शिप्स होते हैं और वो टनेज, एक शिप की कैपेसिटी होती है कि कितने टन का माल, कितने टन का वो जो लोड कर सकते हैं शिप में, तो इस तरह की जो भी उसकी कैपेसिटी है उस मान लीजिए 1000 टनेज की, तो उसके हिसाब से ही टैक्स तय होता है टनेज के हिसाब से। तो अगर ऐसी कंपनियां हैं तो उनको भी मैट के प्रोविजंस फिर एप्लीकेबल नहीं है। और इसके अलावा एज पर एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 115JB, ऐसी कंपनीज जो कि रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री और स्पेसिफिक टेरिटरी है विद विच इंडिया हैज़ एन एग्रीमेंट रेफर टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 90 or the central government has adopted any agreement under subsection 1 of section 90A and the SSC does not have a permanent establishment in India in accordance with the provisions of such agreement। तो कोई जो रेजिडेंट ऑफ अदर कंट्री की कोई कंपनी है, उसने कोई एग्रीमेंट वगैरह भी कर रखे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, और जो कि परमानेंट यहाँ पर कोई भी ऑफिस नहीं है, उसका इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, ऐसी कंपनी को भी मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं है। और इसके अलावा सच कंपनी रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री विद विच इंडिया डज नॉट हैव एन एग्रीमेंट and the SSC is not required to seek registration under any law for the time in force relating to companies। इसके अलावा ऐसी ही सेम टाइप की जो कंपनी हैं जैसे लेकिन उनको किसी भी तरह की कोई रजिस्ट्रेशन की भी रिक्वायरमेंट नहीं है अगर, तो वो कंपनी भी मैट के प्रोविजन से बाहर है। और लास्टली कुछ ऐसी कंपनीज जिनकी की इनकम सेक्शन 144B, 44BB, BBA और 44BBB ये प्रिजम्पटिव स्कीम ऑफ टैक्सेशंस में आते हैं ये सारे सेक्शंस। तो अगर प्रिजम्पटिव स्कीम में कंपनियां इन सेक्शंस में प्रिजम्पटिव स्कीम के हिसाब से अगर टैक्सेशन पे कर रही हैं इन सेक्शंस में, तो उनको फिर मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। और इन सेक्शंस में प्रिजम्पटिव जो स्कीम्स हैं वो फॉरेन कंपनीज़ के लिए हैं, तो उनको मैट के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो आई होप कि आपको मैट के प्रोविजंस
के बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।